सम्यक है वहाँ पर उसकी चीर फाड़ कर देना, उसको काट करके वो चीज़ निकाल देना वहाँ से, है ना। तो कुछ इसी तरह के आप समाज को भी समझ सकते हैं। दुष्ट आदमी जब नहीं आ रहा है उसको निकालना ही पड़ेगा, तभी सही होगा, है ना। समाज का जो है शरीर तभी ठीक होगा। तो वहाँ पर थोड़े सा चीर फाड़ करके उतनी ही मात्रा में जितना ज़रूरी है ना। पूरा शरीर मत काट दिए कि धड़ से ऊपर से ही निकाल दीजिए, जितना जितना ज़रूरी है उतना निकाल दीजिए, ठीक है। तो खैर हम लोग आ जाएं फिर अगली कहानी पर। अब थोड़ा बिजनेस रिलेटेड बातें कर लें। तो मुझे बड़ी बात कई बार हैरानी होती है कि देखिए भगवान बुद्ध का जो माने जातक कथाओं वाला जो चैप्टर शुरू होता है, वो पहला बैच ही उनको बिजनेसमैन का मिलता है, एंटरप्रेन्योर्स का नहीं। जो सफल बिजनेसमैन है, मैं चाहता हूँ कि आपके जो सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं सारे सफल हों, सारे सफल बिजनेसमैन बने। और वो सारे सफल बिजनेसमैन उनको पहला ऑडियंस मिलता है कहाँ पर? जेतवन विहार में। वो इसलिए मिलता है कि अनाथ पिंडिक ने उनको जेतवन विहार सौंप दिया था, उनको भेंट किया था, यहाँ से आप प्रचार प्रसार कीजिए। तो अनाथ पिंडिक अपने साथ श्रावस्ती के बहुत सारा सेठ लोगों का जो वर्ग था, उस समय सेठों की एसोसिएशंस भी बनी हुई थी, ऐसा भी जिक्र आता है। तो वो उनको लेकर के भगवान के पास आया और इन्होंने उपदेश दिए, 4 आर्य सत्य और जो इनका फार्मूले थे, है ना, वो बताए। और इसलिए बताया कि तुम लोग बहुत सा अपना जो धन है वो गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। वो यज्ञों में इतना पैसा तुम वेस्ट कर दे रहे हो, हिंसा में इतना पैसा वेस्ट कर दे रहे हो, है ना। तो कहने का मतलब है कि बिजनेसमैन जो है वो तो बड़ा तार्किक होता है, रेशनल होता है, समझदार होता है सारी चीज़ों के, उसके बावजूद तुम लोग ऐसा न करो। ये हो सकता है पहले लेक्चर में न बताया हो, लेकिन पहले लेक्चर में अपना उपदेश दिया, उसमें सारी ऐसी चीज़ें बताई जिसमें कि बिल्कुल आडंबर नहीं है, बहुत साइंटिफिक चीज़ें हैं। दुख, खास करके उनका जो कॉन्सेप्ट है दुख के बारे में, कि दुख है। अब दुख है, ये दो शब्द हैं, दुख है, लेकिन इसको आप ध्यान से देखिएगा तो ये बहुत बड़ा आर्य सत्य है। सचमुच में दुख है ना। आप देख लीजिए, किसी भी इंसान को दिखा दो मेरे को जिसके पास दुख नहीं है। सफरिंग कोई नहीं चाहता है, सारे सुख चाहते हैं, जबकि असल में यहाँ दुख है। ये कहते हैं इस खंड में, इस पृथ्वी पर, तो जब बुद्ध ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि भाई आपकी फंडामेंटल यूनिट जो है ना, जैसे हम लोग फिजिक्स में बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट यहाँ का दुख है। अगर ये बात हमारे दिमाग में आ जाए तो बहुत हमारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। दुख से हम दुखी हो जाते हैं, है ना। अरे भाई दुख है यहाँ पे, यहाँ तो दुख ही मिलेगा, है ना। मतलब तुम जिस जगह पर आए हो वहाँ तुमको दुख ही है। अगर इस चीज़ को आप कबूल कर लें, जैसे कबूल कर लें भाई मृत्यु है ना। मृत्यु उन्होंने 4 बताए कि जन्म, व्याधि, जरा, मृत्यु। मेन तो 4 एपिसोड हैं दुख के। तो ये जब दुख है, जब इंसान इसको मान लेता है तो बहुत सारी अंधविश्वासों से बच जाता है, बहुत सारे अपने एडिशनल दुखों से बच जाता है ना। तो क्योंकि सुख की खोज में और दुख इकट्ठा कर लेता है। अनफॉर्चुनेटली यही होता है कि चाहता सुख है लेकिन होता कलेक्शन दुख है। तो इस तरह की बताई होगी सेठों को भी बात, और सेठों ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि भाई सचमुच में ये तो अच्छी बात बता रहे हैं। पुरोहित जी तो ऐसा नहीं कह रहे थे, जो पहले आजीवक थे या दूसरे और जो संप्रदाय थे, 16 बताते हैं, उस समय 16 संप्रदाय और थे। तैर्थिकों का इसमें नाम आता है ना। तो तैर्थिक हैं, आजीवक हैं, और कुछ और भी नाम हैं उनका, मैं बता सकता हूँ अलग से कभी मौका मिला तो। यहाँ शॉर्टकट में ये है कि भाई उन्होंने उनको कन्विंस कर दिया और खुद चले गए यात्रा पर। कहाँ पर? उनका पुराना विहार वेणुवन था, ठीक है। अब वेणुवन जो है वो मगध जनपद में है और ये है कौशल जनपद में। पद यात्रा द्वारा करते हुए जब तक वहाँ से अपने कुछ वहाँ शिष्यों को मिलते हुए, उपासकों से मिलते, जब तक वापस आए तो लगभग आपके 80-85 दिन निकल गए। ऐसा दिया है कि करीब 85 दिनों के बाद आए तो बिहार में, वहाँ जेतवन विहार में लोग बताते कि यहाँ तो कोई आता ही नहीं था। अब तो कोई सेठ नहीं आता था,
तो अनाथ पिंडक जो है वो भाग के आया। तो भगवान ने पूछा कि क्या ये सच है कि भाई तुम्हारे मित्र यहाँ बिहार में नहीं आते? बिहार में किस लिए आएंगे? कि भाई कोई जो बताई गई पद्धति विपස්සना करने के लिए या और जो कुछ उनको सिखाया गया होगा वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो फिर से अनाथ पिंडक लेकर के आया, है ना। और तब फिर उन्होंने उस ऑडियंस को, जो कि बिजनेसमैन थे, सफल बिजनेसमैन, उनसे पूछा कि क्या ये सच है, क्योंकि ऐसे मेरी तरह नहीं बकने लग जाएंगे। पूछा कि क्या ये सच है? रिपोर्ट तो मिली कि भाई नहीं आते थे, लेकिन उनसे पूछना ज़रूरी है। देखिए इसमें मैनेजरियल ट्रिक है। तो सेठो क्या ये सच है कि तुम लोग मेरे अनुपस्थिति में यहाँ नहीं आते थे? तो हाँ भंते, हम लोग अपने अपने पुराने स्थलों पर चले जाते थे। मतलब जहाँ किसी पीर के पास, या मतलब उस समय जिसके पास भी जाते हैं, किसी गुरु के पास या किसी मठ में, किसी आजीवक के पास, हम लोग वहाँ जाते थे। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई और वही पहली जातक कहानी बन गई। उसका नाम है अपण्णक जातक। देखिए कैसा कॉइंसिडेंस है ना, कि पहली कहानी वो हमारे बिजनेसमैन को कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, उनको सुना रहे हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, है ना। कि भाई इतने उपदेशों के बाद भी तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो सुनते हैं एक ही बार में इम्प्लीमेंट हो जाए। इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो टाइम लगता है। ओह सॉरी सर। अच्छा, इस पर बड़ी अच्छी कहानी है। मैं चाबी क्यों बंद करता हूँ ना, सर आए हैं क्या? नहीं, लेके आ रहा हूँ तुरंत। हाँ कोई बात नहीं, सर को दे दीजिए इसको अटेंड कर सकूँ। अच्छा हाँ। तो हुआ क्या कि वो कहानी सुनाने लग गए। कहानी सुनाते उन्होंने कहा कि वाराणसी, अब ये जब बुद्ध घोष इस चीज़ को लिख रहे हैं तो एक पर्टिकुलर स्टाइल में लिखे। मैंने पहले बताया, वो शुरू करेंगे अपनी कहानी किससे? वाराणसी का एक राजा था ब्रह्मदत्त, और उसके काल की बात है कि वहाँ भी सेठ लोग जो है इस तरह किसी तपस्वी के पास जाते थे, है ना। इस तरह से उनकी स्टार्ट होती है। ये शैली है, इसमें सच्चाई नहीं है। इट इज़ ओनली जस्ट टू नरेट ए स्टोरी। तो खैर स्टोरी इस तरह से आती है कि वाराणसी के 2 ग्रुप हैं सेठों के। वो अपना माल रख करके जाते हैं दूसरी जगह बिजनेस करने के लिए, माल बेचने के लिए। दूर दूर तक उस समय वही होगा भाई, बैलगाड़ी में भर लेते होंगे, है ना, सामान, और ले चलते हुए काफिला चलता होगा। तो हर व्यापारी उसमें शामिल होता होगा, है ना, और अपना माल जिसको जो बेचना है ले करके निकलता होगा। तो 2 ग्रुप हैं। एक का मुखिया जो है वो बोधिसत्व है, और एक का मुखिया मान लीजिए स्वप्निल है। स्वप्निल ना, हाँ। अब ये स्वप्निल कहता है कि भाई मैं पहले जाऊंगा, मेरा ग्रुप पहले जाएगा। तो बोधिसत्व कहता है ठीक है। अब देखिए उस कहानी में मज़े की बात है कि उसने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस गिनाए हैं कि पहले जाने का क्या फ़ायदा है और बाद में जाने का क्या फ़ायदा है। अब ये उसको वे करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतना साइंटिफिकली वो कह रहा है कि हम जब जाएंगे, जब ना पहला वाला ग्रुप जाएगा तो पशुओं के लिए हरियाली मिलेगी, पत्ते खाने के लिए बिल्कुल, है ना। और जो रास्ता है वो भी हमको, जो जलाशय होंगे वो सब मिल जाएंगे, और हम पहले माल बेच के आएंगे, अपने मन मर्जी के हिसाब से कीमत लेंगे वगैरह। इस तरह के करके उसने एडवांटेजेस गिनाए। तो वो मुखिया अपने दल को इस हिसाब से समझाता है कि हमको पहले चलना चाहिए। स्वप्निल ने अपना समझा दिया। बोधिसत्व को अब इसका जवाब देना है ना, नहीं तो दोनों में क्या हो जाएगा, गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। नहीं पहले हम, है ना, इस तरह से। तो अब बोधिसत्व उसका देते हैं कि भाई ऐसा है कि इन लोगों को जाने तो पहले, क्योंकि इनकी ये तो रास्ता बनाते हुए जाएंगे, इनकी बैलगाड़ियाँ जिसके रास्ते से गई हैं उसी से हम लोग चले जाएँ, तो हमको नया तरह से डिफ़िकल्टीज़ नहीं होंगी। फिर ये लोग जलाशय वलाशय अपना पानी पीने के लिए तो कहीं खोदेंगे या कुछ, तो हमको मिल जाएगा वहीं से। फिर ये जो है बना बनाया मार्केट हमको मिल जाएगा, हमको नए तरीके से उसको एडवर्टाइज नहीं करना पड़ेगा या खूबियाँ नहीं बतानी पड़ेगी। ऑलरेडी डिमांड क्रिएटेड होगी, बिजनेस लैंग्वेज ऐसा है ना, और हम अपना माल आसानी से बेच लेंगे। तो इस तरह से करके उन्होंने कन्विंस किया, कहने का मतलब अपने दल को कन्विंस किया कि देयर इज़ नथिंग टू टसल, है ना, झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं, उसको जाने दो स्वप्निल को, हम लोग बाद में चले जाएँ। बहुत बढ़िया।
स्वप्निल का दल चला गया। जाते जाते कांतार प्रदेश पड़ा, जहाँ पर कि पूरा सूखा ही सूखा है, पानी का कोई नामो निशान नहीं है, जैसा कि शायद हमको लगता है कि राजस्थान का इलाका रहा होगा, है ना, उस तरह से करके। और उस बॉर्डर से शायद वो एंटर करते होंगे आगे उस तरफ, सिंध वगैरह, सिंध बलूचिस्तान वगैरह जो भी है, उसमें नाम वगैरह नहीं दिए हैं, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो ऐसे प्रदेश से चले गए जहाँ की बहुत ही डिफ़िकल्टीज है, ना पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, ना पशुओं के खाने की व्यवस्था है। लेकिन इतनी थी इनमें कि पहले से एक गाड़ी में पानी भरा होता था, बड़े बड़े मटके भर के साथ लेके चलते थे। अब वो रेगिस्तान से जब निकल रहे हैं तो सामने से एक देख रहे हैं कि एक बैलगाड़ी आ रही है जिसमें सारे लोग भीगे हुए हैं, पानी से पानी चू रहा है, एकदम बैलगाड़ी के चक्कों में कीचड़ लगा हुआ है ना। और उसका जो वो जो गाड़ी का मुखिया है वो बोल रहा है, उसका नाम मान दिया यक्ष। अब यक्ष क्या होता था इसके बारे में जानकारी नहीं, उसकी एनाटॉमी नहीं दी गई है, उसका कोई चित्र नहीं है ना, लोग अपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो यक्ष कहता है कि तुम लोग कितने बेवकूफ़ आदमी हो, आगे तो बारिश हो रही है और तुम लोग ये घड़े इतने ढो गए और तुम्हारी गाड़ियाँ बैल जिस तरह मरे हुए चल रहे हैं, ऐसे तो लग जाएगा तुमको 10 साल पहुँचते हुए, है ना। इस तरह से करके उसको बरगला देता है ना। तो वो कहता है कि यार तुम तो गाड़ियाँ पानी वानी फेंक दो, इतना हम लोग क्यों डो रहे हैं, अब तो आगे तो बारिश हो रही है ना, और पूरा हरियाली ही हरियाली है, इनको भी खाने के लिए बहुत मिल जाएगा। तो वो क्या करता है, सारा पानी फेंक देता है। अब जब आगे जाता है तो सीन दूसरा है, ये लोग तो यक्ष लोग थे, नकली लोग थे, है ना, एडवर्टाइज करके खाली चले गए। अब आगे जा कर के देखते हैं तो बुरा हाल है, तो वही होता है कि सारे भूखे प्यासे वहीं पर नष्ट हो जाते हैं। और यक्ष लोग बताते हैं उस समय मांस खाते थे, माने स्त्रियों के बोल रहा, स्त्रियों को मांस खाने वाले तो अब पैदा हुए हैं, पुरुष जो मर जाते थे उसको मांस खा लेते थे ना, इस ढंग से आदमी का नर मांस खाने वाले वो थे। खैर नरभक्षी, तो वो नरभक्षी जो है वो उसको ख़त्म कर देते हैं। अब बाद में जो बोधिसत्व का दल है वो चला है, मान लीजिए 2 महीने बाद या 3 महीने बाद अपनी पूरी तैयारी के साथ उसी तरह पानी वानी लेकर के निकल रहा है, और सेम क्योंकि उसी रास्ता तो पहले से बनाया हुआ, वो चलते चलते वहीं पहुंच जाते हैं। और वहाँ फिर वो यक्ष लोग देखता है तो नया माल आ गया है खाने के लिए, है ना, हमारे शिकार आ गए हैं। फिर उसी तरह से सीन बनता है, पूरे कपड़े भींगे हुए हैं, कीचड़ है, और उस तरह से वो बता रहा है कि तुम पागल हो, इतना लेके जा रहे हो, पानी वानी ढो रहे हो, सब फेंको फाको करके, है ना। तब बोधिसत्व जो है वहाँ कहता है, अपने लोगों से विचार करता है कि भाई ऐसा होता है कि जब पानी आता है तो पहले हल्की हल्की ठंडी एक हवा सी आती है, तो तुम लोगों में से किसी ने महसूस किया कि कोई ठंडी हवा आ रही है? कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो कांतार प्रदेश है तो गर्मी इतनी है यहाँ पर, हवा का तो कोई झोंका आया नहीं। तो बादल देखे, कहीं बादल का नामो निशान नहीं है ना। तो बोले फिर ये हमको तो लग रहा है कि सब झूठ है, तो ऐसा करते हैं कि आगे चल के देख लेते हैं, जैसा अब ये कह रहा है कि आगे वर्षा हो रही है तो देख लेते हैं, अभी पानी नहीं फेंकेंगे। यानी ये जो लॉजिकल अप्रोच है, ये जो रेशनल अप्रोच है, इसको लेकर के वो काम करते हैं, और आगे जाके उनको सारा भेद खुल जाता है। गाड़ियाँ उसी तरह से माल से भरी हुई हैं, आदमी मरे पड़े हैं, कंकाल हड्डियाँ चारों तरफ बिखरी हुई हैं, तो पूरा उनको समझ में आ जाता है कि यक्षों ने इनका काम कर दिया है। अब जो जिस तरह से भी उन्होंने मैनेज किया हो, इतने माल को, इनके माल को भी लेके पहुंचाया हो मार्केट में, है ना। आइए सर, गुड मॉर्निंग। तो इस तरह से करके उन्होंने ये कर दिया, पहुंच गए अपने गंतव्य तक, अच्छा मुनाफा कमा करके वापस लौटे सारे बिजनेसमैन, और वहाँ फिर पहुँचते हैं बुद्ध ये बताते हैं लास्ट में कंक्लूडिंग कि देखो वो बोधिसत्व और कोई नहीं, मैं ही था। तो ये एक जो लाइन है ना, इस लाइन ने दुनिया को हो सकता है बहुत चौंका दिया कि बुद्ध पहले जन्म में बोधिसत्व थे। बोधिसत्व में उनका जन्म किसी बनारस के किसी सेठ परिवार में हुआ था, है ना। बाकी जो आप तो यानी वो जातक जो है, वो जातक ये था, सेठ के घर में पैदा हुआ था। जातक मतलब होता है
जो बच्चा पैदा हुआ, किसी ने सवाल किया था कि जातक क्या, तो जो बच्चा पैदा होता है उसको जातक बोलते हैं, लेकिन मेल चाइल्ड को जातक बोलते हैं। फीमेल चाइल्ड को कोई भी ऐसी कहानी नहीं मिली जिसमें जातक फीमेल हो, है ना। ये कई बार विद्वान लोग ये भी आरोप भी लगाते हैं, है ना, कि ये बुद्ध कभी किसी जन्म में लड़की नहीं बने। तो उनको मैं कहता हूँ भाई पुराने जन्म की कहानियाँ नहीं है, ऐसा इंटरप्रिटेशन मत करो, ये मैनेजमेंट की केस स्टडी है ना, इसलिए इसको बिल्कुल उसी हिसाब से लें। तो ये जो समझ आई उन सेठों को बताने के लिए कि भाई तुम लोग तो इतने रेशनल हो, है ना, तुम्हारा बिजनेस तो डाटा कलेक्शन और ये सब पर चलता है ना, तुम में इतनी बुद्धि है, तो तुम लोग वो फालतू जो आजीवक कह रहे हैं या उसको वेरीफाई तो करते नहीं हो कि सचमुच में बारिश हो रही है कि नहीं, आगे हरा प्रदेश है कि नहीं है। तो इस तरह से कोई आके कुछ कह दिया, तुम लोग उसी को पालन कर रहे हो। तो बिजनेसमैन होने के नाते तुम्हारे पास तो ये स्किल होनी चाहिए कि क्या कोई बोल रहा है उसमें कितनी सत्यता हो सकती है, उसको वेरीफाई करो। तो उस जातक के द्वारा देखिए वो बिजनेसमैन को ये संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारे पास ये एबिलिटीज़ और लोगों से तो ज़्यादा हैं, तभी तो तुम सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने हो, है ना। और सक्सेसफुल बिजनेसमैन की क्या क्या गुण हो सकते हैं, अब उनकी अगली कहानी में है, उसको बोलते हैं चुल्ल सेठ ही जातक। उसका भी मैं नाम लिख देता हूँ, कभी आपको मौका मिले तो पढ़िएगा, क्योंकि ये किताब, ये वाली कहानियाँ ना बहुत पॉपुलर हुई है। चुल्ल सेठ, उसमें जो है कि एंटरप्रेन्योर्स की, पहले में तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, दूसरी कहानी में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए कहानी है। ये होता क्या है उसमें कि चुल्ल मतलब देखिए, चुल्ल पाली का शब्द है, चुल्ल मतलब होता है छोटा, तो छोटा सेठ। छोटा सेठ कैसे है छोटा सेठ, उसकी कहानी है भी, एक बेरोज़गार है, बनारस की ही बात है। अब वो घर से जैसे भी वो लड़के आया है या घर की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे विरक्त होकर चला आया है कि जाओ था कुछ। बनारस उस समय का बहुत प्रॉस्परस शहर रहा होगा कि अब जाके वहाँ काम की तलाश करते हैं, कुछ मिलेगा, जैसे अब हमारी जनता करती है ना, शहरों की तरफ भागती है कि शहर में कुछ काम मिलेगा, कुछ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आज तो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको बहुत कुछ बताया जाने वाला है। तो ये जवान जो है अपॉर्चुनिटी के लालच में गांव छोड़ करके आ जाता है बनारस शहर में। भूखा है, पैदल ही आया होगा बेचारा, उस समय तो बस वगैरह का साधन, ट्रेन का साधन नहीं था, थका मांदा भी है और इस तरह से बिल्कुल माने निराश सा मोड़ पे खड़ा हुआ है। पता नहीं गोदौलिया चौक था या कोई भी था, है ना, उस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं कि अभी का कौन सा चौक था जहाँ पर खड़ा हुआ, क्योंकि ये कहानी मैनेजीरियल एक एग्जाम्पल है ना, मैनेजीरियल केस स्टडी है, उसमें उस चौक को खोजने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहाँ पर खड़ा हुआ। उधर से एक सेठ जी आते हैं अपने बिल्ली को घुमाते हुए, और उन दिनों बिल्लियाँ घुमाई जाती होंगी कुत्तों की बजाय, बड़ी बड़ी बिल्लियाँ रही होंगी, मैंने देखी है बड़ी बिल्लियाँ। जब मैं रूस में था ना सर, तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्लियाँ कुत्ते के आकार की मिलती हैं, तो शायद वो इसी तरह से घुमा रहे होंगे। और वो एक मरा हुआ चूहा पास में पड़ा हुआ है, तो सेठ साहब जो हैं वो व्यंग करते हैं उस नौजवान को देख कर कि जिसको काम करना होता है ना, वो मरे हुए चूहे से भी स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, एक माने हवा में फेंक के चले गए। अब ये उनको सोच रहा है कि मरे हुए चूहे से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या बोल के चला गया है, क्या कहना चाहता है। अब उसका थॉट प्रोसेस शुरू हो गया है और वो चूहे को जाके उठा लिया धीरे से और ऐसे लटका के खड़ा हो गया। अभी तक उसके दिमाग में कोई बिजनेस की कल्पना नहीं आई कि क्या हो सकता है ना, लेकिन वो उसको सोचते हुए उस चूहे को पकड़ के ऐसे खड़ा हो गया है। और तब तक दूसरे सेठ जी आए हैं और उसकी बिल्ली जो है लपकी है चूहे की तरफ। तो सेठ जी पूछ लेते हैं बेचना है, तो कहता है कि ले लीजिए। वो अंधा क्या मांगे, 2 आंखें, हमको तो कुछ चाहिए। तो कुछ कौड़ी उस समय चलती थी, कौड़ी है ना, तो कौड़ी उन्होंने उसको दे दी और वो चूहा बिल्ली के सुपुर्द कर दिया। अब उस समय की करेंसी कौड़ी थी, लेकिन मैं वही सोच रहा था कि फूटी कौड़ी भी तब चलती होगी, उसका कुछ मिल जाता होगा। तभी लोग कहते हैं ना कि फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, सेंटेंसेस में आता है कई बार, चाहे मुहावरे के रूप में, लेकिन शायद
उस समय फूटी कौड़ी से कुछ मिल जाता होगा, तभी ना कहेगा कि फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, माने जैसे तुम कुछ भी खरीद लोगे तो खैर ये इस रूप में आप इसको लें कि तब का, है ना, तब का वो है जब एक यंग एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा है और वो इस दिशा में बढ़ गया है, एक कौड़ी उसको मिली है, अब क्या करे, है ना। पहले तो क्षुधा पूर्ति करनी है, तो पता नहीं कहीं धर्मशाला में गया होगा या कैसे किया होगा नाश्ता पानी, ये पता नहीं, लेकिन कहानी में इस तरह आता है कि वो एक कौड़ी का कुछ खरीद लिया, चने होते हैं, अब वो चने लेकर के और पहुंच गया जहाँ पर शहर के बाहर जो माली काम करते हैं घास खोदने का और घास काटने का, वहाँ से घास की गठरी बांध करके ले आते हैं बाज़ार में, चारे की तरह बिकता है ना, आज भी बिकता है पशु चारा, मैंने वहाँ देखा है भावनगर में, वो लेके आते हैं सुबह सुबह, तो बहुत सारे सेठ निकलते हैं, वो गाय को चारे के लिए उसको खरीदते हैं, ठीक है, वो जो काट के लाई है या लाया है अपने गांव से वो घास का चारा, वो वहाँ खरीदा जाता है। तो उसी तरह का उसने किया, उसके माइंड में आया होगा, अब दिमाग की बात है, वो थॉट प्रोसेस शुरू हो गया उसका कि इस एक कौड़ी का उपयोग मैं इसमें कर लेता हूँ। और जब वो वहाँ गया है और वहाँ उनको चने वगैरह दिया है, पानी दिया है, तो उन्होंने क्या किया कि भाई अपना एक बंडल, किसी ने एक बंडल दिया, किसी ने थोड़ा दिया, इस तरह से करके थोड़ा घास उसके पास जमा हो गया है और वो भी मंडी में ले आया। अब वो घास जो है उसने बेच दिया, तो हो सकता है 4-5 कौड़ियाँ मिल गई हो, है ना, उसी हिसाब से बिकता होगा। अब उसने थोड़ा मटेरियल और बढ़ा दिया, थोड़ा पानी और कलेक्शन कर लिया, सुराही वराही ले करके फिर वहाँ पहुँच गया। तो कितने दिन ये प्रोसेस चला और कितने उसने कौड़ियाँ जमा कर ली ये नहीं मालूम है, लेकिन कहने का मतलब एक स्टेप उसका एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ गया। वो जो है उस तरह से मालियों से भी राब्ता रखने लगा, वो वहाँ कुछ फूल, जो गार्डनर्स थे उनको भी जाके पिलाता था पानी, वो लोग उसको फूल दे देते थे, तो हो सकता है छोटी मोटी नर्सरी वहाँ उसने लगा दी हो, फूल बिकने लग गए। तो थोड़ा सा कुछ मुद्राएं उस समय चलती थी, कारशापण उस समय की मुद्रा है, उसका जिक्र आता है, तो कुछ उसको कारशापण मिल गए। अब उस कारशापण से थोड़ा उसने सोचा कि भाई इतना रोज़ का जो है आना जाना, तो यही दुकान लगा लेते हैं मंडी में, चने के साथ गुड़ भी रख लिया, पानी भी रख लिया, तो वहाँ भी उस तरह से उस समय की जो खुराक रही होगी, भाई आज भी चना और गुड़ तो बड़ा अच्छी चीज़ मानते हैं, चना गुड़ और पानी का शुरू कर दिया उसने प्रोग्राम। तो इस तरह से उसका सक्सेस जो है वो आरंभ हो गया, यानी उसकी पूंजी जो है वो बढ़ने लग गई, कुछ और कारशापण मिल गए। अब उसके पास जो है देखिए कला है, संवाद की कला, कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना। और कल जैसे सर कह रहे थे, मैंने सुना उस वर्ड को, सिन्हा जी कह रहे थे कि अपने नाक कान सब खुले रखने, है ना। एक किसने प्रश्न किया था कि आपके जीवन, आपने प्रश्न किया था ना, आपके जीवन का निचोड़ क्या है, तो वही उन्होंने कहा कि हमको नाक कान सब खुले रखने, अलर्ट। तो एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब वो बाज़ार में ये तो बेच रहा है, लेकिन पूरा उसको मार्केट का, माने सारे कौन क्या बात कर रहा है, कौन क्या, थोड़ा सा अलर्ट रह करके वो अपना बिजनेस कर रहा है। और उसको ये पता चलता है कि कांधार, माने उस समय कहते उत्तरापथ से घोड़ों के व्यापारी आ रहे हैं। बातचीत चल रही होगी, दूसरे लोग कर रहे होंगे, लेकिन उसने देखा कि घोड़े के व्यापारी आ रहे हैं, तो इट इज़ ए अपॉर्चुनिटी, नहीं, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी रादर, कि इसमें से तो कुछ कमाया जा सकता है। तो वो क्या करता है कि मार्केट में जितने भी ये चारा है घोड़ों का, वो सारा खरीद लेता है, चाहे कैश या जो भी है। अब जो भी रख के बेच रहा है वो शाम तक बेचेगा, यहाँ तुरंत बिक गया, सारा कलेक्ट उसने कर लिया और उनको भी छुट्टी मिल गई, दे आर वेरी हैप्पी कि माल सारा बिक गया है, इसने सारा एक जगह अपने यहाँ स्टोर कर लिया। अब वो वेट कर रहा है उनकी जो कांधार से घोड़े लेकर के उत्तरापथ से आ रहे हैं। हो सकता है कि लेट आए होंगे, रात 9-10 बज गए होंगे, लेकिन ये आदमी इंतज़ार कर रहा है। और जब वो घोड़े आते हैं तो बाकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, एक ही आदमी बैठा हुआ है और उसके पास चारा है मौजूद। तब अब तो डीलिंग बिल्कुल मुँह मांगा, क्योंकि उनको और कहीं से मिलना नहीं है, घोड़े भूखे हैं, माल चाहिए, लो भाई कितना है, तो वो सारा माल उसका
बिक गया। अब उस अपॉर्चुनिटी को देखिए उसने कितनी अच्छी तरह कैश किया है ना, और वो रातों रात थोड़ा बड़ा व्यापारी बन गया। अब चाहे वही बिजनेस वही चने वाला कहीं कर रहा है, लेकिन उसके रिलेशंस जो है वो रिलेशंस डेवलप करता है। तो उसको अपने रिलेशन में एक आदमी मिलता है जो गंगा नदी में मल्लाह है। अब उस समय छोटे छोटे जहाज़ आते होंगे गंगा नदी से बाहर दूसरे देशों से व्यापार करने के लिए, तो उसको वो जानकारी मिलती है कि इस तरह से एक जहाज़ आया है विदेशों से, बहुत माल है इस तरह से करके, है ना। तो वो जो है कहता है कि भाई ये तो अपॉर्चुनिटी है, इस इन्फॉर्मेशन में उसको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। तो वो जाके उससे संपर्क करता है, किससे? कप्तान से। कैसे करता है? अब वो मेरी तरह ढीले ढाले कपड़ों में नहीं जाता, उसके पास पैसा है, बड़ा फर्स्ट क्लास घोड़े का रथ सजा करके और अपने आप को करके बनारस का सेठ हूँ, काफ़ी मालदार हूँ, इस रूप में मतलब अपने आप को प्रेजेंट करता है। और उससे जाके बात करते कि ऐसा है, सारा माल मैंने तुमसे ख़रीदना है, तुमको और किसी को नहीं बेचना है ना। और उसको कुछ रिश्वत भी दे देता है ना। तो कप्तान उस अंगूठी उस समय सोने की रही होगी, है ना, उस तरह से करके उसको वो गिफ्ट दे करके अपने पक्ष में कर लेता है कि तुमको सामान किसी को नहीं बेचना है, आई एम देयर। और वो एक तरह से समझिए कि पूरे का वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है बेचने का। उसको भी लगता है भाई ठीक है, अब हमको एक एक आदमी से ना तो भाषा आती है ना कुछ आता है ना, ये आदमी बेचेगा जिस हिसाब से, है ना। तो ये उनमें डील हो जाती है। अब वो क्या है कि वहाँ कनात लगवा देता है जिस घाट पे रुका हुआ है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, जैसे बड़े कॉरपोरेट हाउसेस करते हैं, आप देखे होंगे ग्रैंड होटल में, है ना। पहले एक आपको इंटरव्यू लेगा, फिर दूसरा लेगा, इस ढंग से। तो वहाँ वो रजिस्टर भी रखा हुआ है, सारा एंट्री होती है। तो बनारस में बात फैलती है कि भाई बहुत सा सामान आया हुआ है बाहर से, तो विदेशों का माल लेने के लिए उस समय क्या होता होगा, कौन सी अच्छी चीज़ें होती होंगी, ये बहुत तो उसमें डिटेल नहीं लिखा कि ये फलानी चीज़ बिक रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे इतिहास में दूसरी जगह थे, हमारे यहाँ से मसाले जाते थे और उधर से क्या पोटाश या इस तरह की चीज़ें आती थी, और भी हो सकता है जो बेल्जियम का वो ग्लास वर्क है या इस तरह की सजाने की चीज़ या इस तरह की चीज़ें जो विदेशों से जिनके लिए उस समय क्रेज़ होता होगा, है ना, वो चीज़ें वहाँ पर आई हुई हैं कुछ। तो बनारस के सारे सेठ लोग जो बड़े बड़े हैं या बड़े मालदार लोग हैं वो पहुँचते हैं, तो वो एंट्री करवा करके बाकायदा फ़ीस रखवाता है उसकी, है ना, कि आपको देखने का मतलब फ़ीस लगे, आप खरीदिए ना खरीदिए वो है, लेकिन पहले आपको एक कुछ रखा हुआ अमाउंट वो इस तरह से जमा होता है। फिर सेकंड में जाता है तो उसका पूरा प्रोफाइल वगैरह उसको रख लेता है, पूरा डेटा कलेक्शन उसके पास हो जाता है कि कौन कौन आदमी है, किस चीज़ का व्यापार करता है, इत्यादि इत्यादि, है ना। यानी वो डाटाबेस अपना तैयार कर रहा है। तीसरे स्टेज में वो उसको परमिट करता है कि जाइए। अब जो माल बिकेगा उसका कुछ कमीशन भी उसने तय किया होगा कप्तान से कि उसमें 10% या जो भी उस समय का डीलिंग रही होगी। यानी इस तरह से करके वो काफ़ी अपना इंफॉर्मेशन बेस भी बना लेता है, मजबूत कर लेता है, और बहुत सा माल, बहुत सा पैसा कमीशन और इस तरह से एंट्री फ़ी, इस तरह से करके वो अच्छा एक मालदार इंसान इस डील के द्वारा बन जाता है ना। बस मैं ये कंक्लूडिंग है, सब बन जाता है। अब क्या करें? अब उसके दिमाग में एक बात आती है, यार ये तो वाकई में सेठ ने ठीक कहा था, मरे हुए चूहे से बिजनेस किया जा सकता है, वाई नॉट। तो मेरा तो गुरु है ना, मैं करता हूँ कि भाई इसको गुरु दक्षिणा देता हूँ। अब देखिए ये भी एक मैनेजरियल ट्रिक है, एक रिलेशंस बनाने की ट्रिक है। वो जो है कुछ एक थैली में स्वर्ण मुद्राएं लेकर के और सेठ साहब के घर चला जाता है। अब तो बहुत इन्फॉर्मेशन उसके पास, कौन पूरे सेठों का बल्कि लिस्टिंग है, फ़ोन नंबर वगैरह पता नहीं उस समय थे कि नहीं थे, लेकिन उनके पास पूरी जानकारी है ना। वो उस सेठ के पास चला जाता है और जा कर के, सर ये आपकी गुरु दक्षिणा है। अब थैलों से मतलब नोटों से भरी हुई कोई आपको देगा, है ना, तो आपकी नींद उड़ जाएगी, भाई तो इतना पैसा आ रहा है, क्या चक्कर है। तो पूछता है कि मैंने तो तुमको कभी शिक्षा नहीं दी है, तुम कह रहे हो मैं गुरु हूँ तुम्हारा, वो कैसे? कहा सर याद कीजिए, आपने एक बार कहा था कि मरे हुए चूहे से, तो मैं इस मरे हुए चूहे से बिजनेस करके आज इतना बड़ा
मतलब मालदार इंसान बन गया हूँ। तो पूरी कहानी सुनता है सेठ, बैठा देता है उसको, बैठो सुनाओ, क्योंकि शिष्य अब बन गया है। तो फिर वो सोचता है कि यार ये आदमी इतना काबिल आदमी है, इतना एंटरप्रेन्योरशिप इसके अंदर है, इतने स्किल्स हैं इसके यार, और मेरी लड़की तो ब्याहने लायक है, इससे बढ़िया वर मुझे कहाँ मिलेगा, है ना। तो अब वो चुल सेठ ही बन जाता है, क्योंकि बड़ा सेठ तो अभी जिंदा है, बाद में वही बनेगा, क्योंकि उस समय के आता है इन्वायरमेंट में कि जो सेठ की होती थी वो बड़ा कदर होती थी। जो नगर सेठ होता था उसको राज दरबार में भी जगह मिलती थी और राजाओं से उनका बड़ा अच्छा रसूख होता था, और कई बार तो राजा लोग ही उससे लोन लिया करते थे, है ना। तो खैर वो बातें तो अपनी जगह हैं, समय पूरा हो चुका है, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। नमो बुद्धाय कहानियाँ बहुत और अच्छी अच्छी भी जातक में हैं। मैंने फार्मूला आपको बता दिया हो कैसे जातक कथाओं को इंटरप्रेट करना है ना। आप लोग पढ़ेंगे मुझे इसी विश्वास के साथ कि हम आगे भी मिलते रहेंगे। जहाँ नहीं पता लगे तो फ़ोन नंबर वगैरह दिया हुआ है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कथा के द्वारा बिजनेस की बहुत सारी कथाएं हैं, फिर मौका मिला फिर भी बताएं, है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।